हेलो एवरीवन। तो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके थे। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्शंस कैसे लिखी जाती हैं, उनके फार्मूला कैसे लिखे जाते हैं, तो और केमिकल इक्वेशंस कैसे बैलेंस की जाती हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए जो सिंबल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में भी पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ डू वॉच। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण होते क्या हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी कि जो एसिड्स होते हैं अम्ल उनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जनरल प्रॉपर्टीज होने का मतलब ये होता है कि जो भी अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज उसमें ज़रूर होंगी ही होंगी। तो व्हाट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो जो अम्ल होते हैं ये स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे, यानी कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स यानी कि अम्ल, ये टेस्ट में इनका जो टेस्ट होता है ये होता है सोर, यानी कि खट्टा। तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं। जो बेस होते हैं ये टेस्ट में बिटर होते हैं, यानी कि ये कड़वे लगते हैं। तो जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं और जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ये तो है जनरल सी डेफिनेशन, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में आर्हेनियस ने एक परिकल्पना दी थी। तो इन्होंने क्या बताया था, आर्हेनियस ने बताया था कि जो भी सब्सटेंस वाटर में, यानी कि पानी में, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो वो क्या कहलाएंगे, वो होंगे बेस, यानी कि वो क्षार कहलाएंगे। तो वो पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर OH माइनस आयन में विभाजित होते हैं या फिर क्या करते हैं, ये टूटते हैं, उनको बोला जाता है बेस। और जो वाटर में यानी कि जलीय विलयन में घुलने पे H प्लस आयन देते हैं उनको बोला जाता है एसिड, यानी कि अम्ल। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुले जाने पे H प्लस आयन देते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, जो H प्लस आयन होता है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस H प्लस, एक्वस OH माइनस, तो उनको बोला जाता है एसिड। तो ये है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग और आप लोगों को यही डेफिनेशन लिखनी है। मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ये टेस्ट का लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेटर्स की। जो सॉल्ट है, एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट का निर्माण करते हैं जिसको लवण कहते हैं। अब देखते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, जो हमें किसी चीज़ की जानकारी दे। तो यहाँ पे इंडिकेटर यानी कि सूचक वो पदार्थ होंगे जो हमें ये बताएंगे कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है। जैसे बाइक्स में या फिर किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जो इंडिकेटर होता है, जो लाइट होती है, वो हमें बताती है कि किस डायरेक्शन में ये गाड़ी मूव होगी। तो वैसे ही इंडिकेटर का मतलब क्या है, इंडिकेटर का मतलब है कि ये हमें सूचना देगा। सूचना किसकी सूचना देगा, हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हमें उसी की सूचना देगा। तो ये इंडिकेटर्स जो हैं ये हमें बताएंगे कि गिवन सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या फिर बेस है। उन पदार्थों को हम बोलेंगे, उन सब्सटेंस को हम बोलेंगे इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक, जो प्रकृति से हमें मिलता है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड, जिसको कहते हैं। मैनमेड का मतलब क्या होता है, जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है सूचक, उनको कहते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के इंडिकेटर्स हमें मिलेंगे। एक तो नेचुरल इंडिकेटर मिलेगा और दूसरा आर्टिफिशियल इंडिकेटर मिलेगा। जो इंडिकेटर्स होते हैं ये हमें कैसे बताएंगे कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं ये काम करते हैं दो तरह से, या तो ये स्मेल चेंज करेंगे, या फिर ये अपना कलर चेंज करेंगे। या तो ये अपना स्मेल चेंज कर लेंगे या फिर ये अपना कलर चेंज कर लेंगे। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो गिवन सॉल्यूशन का नेचर हमें बताएंगे कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो इंडिकेटर्स ये कैसे करते हैं, बेस के साथ ये कुछ और कलर देंगे, एसिड के साथ ये कुछ और कलर देते हैं। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं जो ऑर्डर चेंज करते हैं उनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोला जाता है, जो कि अनियन, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल ये सब होते हैं। अनियन यानी कि प्याज, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल।
तो यहाँ पे जो कलर चेंज करने वाले इंडिकेटर्स होते हैं, जो सूचक होते हैं, दो टाइप के हैं। कौन कौन सा? नेचुरल यानी कि प्राकृतिक वाला, और कौन सा होगा? आर्टिफिशियल। तो जो नेचुरल वाले होते हैं इसमें सबसे पहला आएगा लिटमस। जो लिटमस होता है ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? आप लोगों ने सुना होगा लिटमस पेपर के बारे में। तो जब भी हमें किसी सब्सटेंस का नेचर क्या करना होगा? डिटेक्ट करना होगा कि वो एसिड है या फिर बेस है, तो हम एक लिटमस पेपर लेते हैं और लिटमस पेपर को लेके हम उसका टेस्ट करते हैं कि ये एसिड होगा या फिर बेस होगा। तो जो लिटमस होता है ये हमें ऑब्टेन होता है लाइकेन से। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक तरह का प्लांट होता है जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगस का और एल्गी का। जो एल्गी होता है यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, यानी कि नीले हरे शैवाल। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है बीजीए, ये क्या बनाता है? ये फूड सिंथेसाइज करता है। अब ये फूड सिंथेसाइज कर रहा है तो फंगस का काम क्या होगा? फंगस इसको शेल्टर देता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसी को बोला जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यानी कि जब दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचा के एक साथ रहते हैं उसको बोला जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंगस और एल्गी का, इसी को बोला जाता है लाइकेन। तो जो लाइकेन होता है इससे प्राप्त होता है हमें ये लिटमस, जो कि किस कलर का होगा? ये वाटर सॉल्युबल होता है। जो लिटमस होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? जल में घुलनशील होगा ये। जब ये जल में घुलनशील होता है इसके पास डिफरेंट डाइज होती हैं। जो लिटमस होता है ये होता क्या है? एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है और मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? ये डिफरेंट डाइज का मिक्सचर होता है। इसमें बहुत सारे टाइप्स की डाइज जो होती हैं ये मिक्स रहती हैं लिटमस में। तो जो लिटमस होता है ये ओरिजिनल कलर इसका जो होता है वो पर्पल कलर का होता है और कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? ये ना तो एसिड होता है ना बेस होता है, ये उदासीन होता है। तो इसका जो नेचर होता है यानी कि इसकी जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है, ना तो ये एसिड होता है ना बेस होता है। इसीलिए जो न्यूट्रल होता है उसी सब्सटेंस को हम चेक करने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं कि ये एसिड होगा या फिर बेस होगा। तो लिटमस के बारे में इतनी सारी चीजें आप लोगों को आई होप याद रहे कि लिटमस जो है ऑब्टेन कहाँ से होता है? लाइकेन से, जो कि एक तरह का प्लांट होता है। इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगस एंड एल्गी का। एल्गी यहाँ पे फूड क्या करता है? फूड सिंथेसाइज करता है, और जो फंगस होता है ये इसको शेल्टर देता है, प्रोटेक्शन देता है। जो लिटमस होता है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि ओरिजिनली कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है और इसमें जो है डिफरेंट तरह की जो डाइज होती हैं वो मिक्स रहती हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं लिटमस की, कि जो लिटमस होता है मान लीजिए कि ये जो लिटमस है हमने इसका बनाया सॉल्यूशन, इसको हमने बॉटल में डिप किया और इसका हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो ये एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन, यहाँ पे लिटमस का सॉल्यूशन हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो चुका है। तो ये जो लिटमस सॉल्यूशन है, अब हम इस लिटमस सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे डिटेक्ट करने के लिए कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड होगा या फिर बेस होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 बीकर हैं जिसमें हमें नहीं पता है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है। तो ऑफ कोर्स हम अपनी टेस्ट बड्स का यूज़ कर सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि जो सॉल्यूशन है ये एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। लेकिन जो एसिड होता है और जो एसिड है यानी कि अम्ल, ये कोरोसिव इन नेचर होता है। कोरोसिव का मतलब क्या होता है? कोरोसिव का मतलब होता है जो स्किन को जला भी सकता है, यानी कि ज्वलनशील है ये। तो एसिड जो कि कोरोसिव इन नेचर होते हैं, तो हम हर सॉल्यूशन को टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं। अगर खट्टा हुआ तो एसिड होगा, अगर कड़वा हुआ तो बेस होगा। हर चीज़ को टेस्ट नहीं करना होता है। जब हम लैब में काम करते हैं तो हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं करेंगे कि मुझे एसिड चाहिए तो मैं टेस्ट करके देखूंगी कि ये खट्टा है तो फिर यही एसिड है। ऐसा ना हो, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम लिटमस सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं या लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि गिवन सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है। तो जो लिटमस होता है इसका हमने बनाया सॉल्यूशन। अब हम इस सॉल्यूशन के साथ क्या करेंगे? क्या हमें इसे पीना है? इसे पीना नहीं है। इससे हमें ये तीनों सॉल्यूशन डिटेक्ट करने हैं जो कि 1 2 एंड 3 सॉल्यूशन हमें दिए हुए हैं। ये जो 1 2 और 3 सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता है कि ये जो तीनों सॉल्यूशन है इनमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है। इनका नेचर डिटेक्ट करने के लिए हम इस लिटमस सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? जब हमने इस फर्स्ट वाले सॉल्यूशन को यहाँ पोर किया, यानी कि लिटमस सॉल्यूशन के अंदर डाला, अगर ये रेड कलर अपीयर होता है देन दिस सॉल्यूशन
बिकम्स एसिड, यानी कि ये कैसा होना चाहिए, ये एसिड होना चाहिए। लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स इन रेड कलर देन द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक, क्योंकि जो लिटमस होता है, लिटमस एसिड के साथ रेड कलर देता है। एसिड जो कि स्किन को जला भी सकता है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ कैसी होती है, लाल खतरे की निशानी। तो ऐसे याद रखना, जो लिटमस होता है ये एसिड के साथ रेड कलर देता है। नाउ इट्स टाइम टू सेकेंड सॉल्यूशन। तो जब हमने इस लिटमस सॉल्यूशन में सेकेंड सॉल्यूशन को पोर किया, यानी कि दूसरे सॉल्यूशन को डाला, तो इसका कलर ब्लू हो गया, पर्पल कलर। ओरिजिनल लिटमस सॉल्यूशन का जो ओरिजिनल कलर था वो था पर्पल। जब हमने इस सॉल्यूशन में फर्स्ट सॉल्यूशन को डाला तो वो रेड कलर में बदल गया। रेड है, इसका मतलब है जो लिटमस है ये अम्ल के साथ रेड कलर देता है। तो अगर सॉल्यूशन रेड कलर का हुआ तो वो एसिड था, यानी कि जो पहला वाला सॉल्यूशन है ये एसिड है। सेकंड वाला ब्लू टर्न हुआ, इसका मतलब जो सेकंड सॉल्यूशन है ये ब्लू हुआ। अगर लिटमस सॉल्यूशन का कलर चेंज ना हो, पर्पल का पर्पल ही रहे, इसका मतलब जो तीसरा सॉल्यूशन है ये न्यूट्रल है, उदासीन, क्योंकि उसका कलर चेंज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको क्या कहा जाता है, लिटमस टेस्ट। ये नेचुरल तरीका है, जो कि पहला क्या है, लिटमस। सेकंड जो नेचुरल सब्सटेंस होता है एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए, वो होता है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। जो हल्दी होती है, आप लोगों ने कभी भी देखा हो या फिर किसी के साथ हुआ हो, मस्त वाइट कपड़े पहने हो, उस पर हल्दी का दाग लग गया हो और बढ़िया साबुन से उसको धुल दिया हो तो वो रेड हो गया हो। इसका मतलब क्या है, जब उस कपड़े पे हल्दी का स्टेन था, यानी कि ये जो टर्मरिक का स्टेन था, इस पर जब बेसिक सोप अप्लाई किया गया तो ये जो हल्दी है ये बेसिक सॉल्यूशन के साथ रेड कलर देता है, रेड ब्राउन कलर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल तरीका है। हल्दी एक सब्सटेंस है, हल्दी एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि हमें बताता है कि जो गिवन सॉल्यूशन है या फिर गिवन पदार्थ है वो कैसा है, बेसिक है या फिर अम्लीय है, यानी कि अम्लीय है या क्षारीय, एसिडिक है या बेसिक है। तो जो हल्दी होती है ये बेसिक मीडियम में रेडिश ब्राउन कलर देती है। नेक्स्ट थर्ड है रेड कैबेज, यानी कि लाल पत्ता गोभी जो होता है। तो जो लाल पत्ता गोभी होता है, लाल पत्ता गोभी जो होता है, जब इसको कट करके इसका जूस निकाला जाता है तो ये जो जूस होता है ये पर्पल कलर का अपीयर होता है। पर्पल यानी कि बैंगनी कलर का हमें दिखाई देता है। तो ये जो रेड कैबेज है, इसका जो पर्पल सॉल्यूशन जूस हमें मिला है, अब इस जूस से हम क्या करेंगे, इसको भी पीना नहीं है, इससे हम डिटेक्ट करेंगे कि जो गिवन सॉल्यूशन है उसका नेचर क्या है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो देखते हैं, ये जो पर्पल कलर का जूस हमें मिला है, अब इस जूस को हम किस किस में डालेंगे, हम इसको एसिड में डालेंगे, हम इसको बेस में भी डालेंगे और हम इसको वाटर में भी डालेंगे। तो जैसे ही हम इसको एसिड के साथ डालेंगे तो ये एसिड के साथ कैसा कलर देता है, एसिड मैंने क्या बताया था, खतरे की निशानी, यानी कि रेड कलर देगा। तो ये जो रेड कैबेज का जूस, यानी कि हमें पर्पल जूस यहाँ पे जब मिला तो हमने इस पर्पल जूस को एसिड के साथ मिलाया, बेस के साथ मिलाया और वाटर के साथ मिलाया। अब एसिड यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, विनेगर ले सकते हैं, विनेगर जो कि सिरका चाउमीन में डाला जाता है खट्टा खट्टा करने के लिए। बेस हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, बेकिंग सोडा ले सकते हैं, बेकिंग सोडा ले लिया। बेकिंग सोडा जो होता है, जो कि एक प्रकार का बेस है, जब हम पर्पल जूस में इस बेस को डालते हैं, यानी कि बेकिंग सोडा को डालते हैं, तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। वाटर में डाला है तो नो कलर, यानी कि यहाँ पे हमें कोई भी कलर चेंज नहीं दिखाई देता है। तो ये जो पर्पल कलर का जूस था पर्पल ही रहता है, यहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है। तो हमने नेचुरल तरीकों में कौन कौन से तरीके देखे हैं, जो कि इंडिकेटर्स में हमने नेचुरल इंडिकेटर्स 3 देखे हैं, जो कि पहला है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट के बाद हमने देखा है टर्मरिक, यानी कि हल्दी, जो कि बेसिक मीडियम में रेड कलर देता है। थर्ड हमने देखा है रेड कैबेज, यानी कि लाल पत्ता गोभी, जिसका जब हम जूस निकालते हैं तो वो पर्पल दिखाई देता है, और पर्पल जूस को जब हम विनेगर यानी कि एसिड में डालते हैं तो वो रेड दिखाई देता है, बेस में डालते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है, और वाटर में डालने पे कोई भी कलर चेंज नहीं होता है।
तो एक फोर्थ एग्जाम्पल भी एक प्लांट का है, जो कि प्लांट्स हाइड्रेंजिया पिटूनिया जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, अगर जो सॉइल है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे हमें हाइड्रेंजिया के जो हैं प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम इस प्लांट के फ्लावर की पेटल्स को देख के बता सकते हैं ये प्लांट जिस सॉइल में ग्रो कर रहा है, यानी कि जिस मिट्टी पे ये उग रहा है, वो जो मिट्टी है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। कैसे? तो जो हाइड्रेंजिया का प्लांट होता है, इसके फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं, यानी कि इसके जो दल होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर की, एसिडिक मीडियम में, किसमें? इस प्लांट के फूल की जो पत्तियां होती हैं वो एसिडिक मीडियम में कैसी होती हैं? ब्लू कलर की दिखाई देती हैं, ब्लू कलर की होती हैं। वहीं बेसिक मीडियम में इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पिंक होती हैं, यानी कि गुलाबी कलर की होती हैं। तो अगर हाइड्रेंजिया का प्लांट वहाँ पे लगा हुआ है और उसके जो फ्लावर के पेटल्स हैं वो पिंक कलर के हैं, तो हम बता सकते हैं देख के कि वहाँ की जो मिट्टी है वो बेसिक इन नेचर है, यानी कि क्षारीय है। अगर उसके प्लांट के फ्लावर की जो पत्तियां हैं वो ब्लू कलर की दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब वहाँ की जो सॉइल है वो एसिडिक है, यानी कि अम्लीय है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, जिसमें हमने नेचुरल इंडिकेटर्स देखे हैं, प्रकृति भी कितनी खूबसूरत है कि वो नेचुरल इंडिकेटर्स भी हमें दे रही है कि हम बता सकते हैं एसिड है, बेस है। सो मच इंटेलिजेंट। अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स जो कि सिंथेटिक, आर्टिफिशियल, मैन मेड। तो जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, जिसमें पहला है मिथाइल ऑरेंज। क्या आप लोग बता सकते हैं मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होगा? दैट नेम साउंड्स कि मिथाइल ऑरेंज है तो ऑरेंज कलर का ही होगा ऑफ कोर्स। तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये ऑरेंज कलर का है, जो कि एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर देगा? ऑफ कोर्स खतरे की निशानी, रेड कलर देगा। तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है, जो कि ओरिजिनली ऑरेंज कलर का होता है और ये एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है और ये बेसिक मीडियम में येलो कलर देता है, यानी कि अम्लीय माध्यम में लाल कलर देगा, क्षारीय माध्यम में पीला कलर देता है। नेक्स्ट है फिनोफ्थलीन। जो फिनोफ्थलीन होता है ये एसिडिक मीडियम में कोई कलर चेंज नहीं करता है। जो फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन होता है, जो फिनोफ्थलीन कंपाउंड है, ये एसिड के साथ कोई भी कलर नहीं देता है। फिनोफ्थलीन जो होता है ये कलरलेस होता है, यानी कि इसमें कोई कलर नहीं होता है, इसका खुद का कोई कलर नहीं होता है, ये रंगहीन होता है। तो फिनोफ्थलीन जो है जब इसके साथ एसिड मिलाया जाता है तो ये कोई कलर नहीं देगा, लेकिन जब ये बेस के साथ मिलता है तो ये बढ़िया सा पिंक कलर का दिखाई देता है, मैजेंडा पिंक, कोई भी इसका शेड, तो ये पिंक कलर का बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो जो मोस्ट ऑफ द एसिड्स होते हैं ये कोरोसिव इन नेचर होते हैं, स्किन को जला सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, जो कि पहली प्रॉपर्टी क्या है? एसिड्स, मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी जो है वो है धातुओं के साथ इसकी क्रियाशीलता। तो जब भी मेटल एसिड के साथ यानी कि अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी इसके पिछले लेक्चर में, जिसका क्रम क्या होता है? यहाँ से यहाँ जाने पर, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर, या फिर सीरीज में ऊपर से नीचे आने पे जो क्रियाशीलता है धातुओं की वो कम होती है, यानी कि उनकी जो रिएक्टिविटी यानी कि रिएक्शन करने की जो एबिलिटी होती है वो कम होती जाती है। जैसे इसका जो क्रम है, जो सीरीज है वो क्या है? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी धातुएं हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, यहाँ पे ये जो धातुएं हैं और हाइड्रोजन के ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं, तो हाइड्रोजन के ऊपर जो भी बैठा हुआ है वो नीचे से हाइड्रोजन को खिसका सकता है, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे जो बैठा हुआ है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता।
हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता है, उसकी पोजीशन फिक्स रहेगी, लेकिन ऊपर बालों के बदौलत इसकी पोजीशन फिक्स नहीं हो सकती है, वो हाइड्रोजन को कहीं भी उठा के पटक सकते हैं। देखते हैं एसिड्स रिएक्शंस विद मेटल, यानी कि अब जो अम्ल हैं ये धातुओं के साथ रिएक्ट करने पे क्या क्या देते हैं। जैसे जो जिंक धातु होती है ये तनु H2SO4 के साथ यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, जिंक कहाँ पे है, जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है, तो ये जो जिंक है ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और हाइड्रोजन के साथ जो भी है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे जो जिंक है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और खुद जाके बैठ जाएगा और बना लेगा जिंक सल्फेट जो कि है सॉल्ट, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो जाएगी। सेकेंड है कैल्शियम डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये देखिए जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर। जब भी धातु कार्बोनेट की बात होती है यानी कि मेटल कार्बोनेट्स की बात होती है तो जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं जब ये अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल कार्बोनेट जब अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये क्या क्या बनाते हैं, ये लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होती है कि मेटल ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और सॉल्ट बनाया। जो धातु कार्बोनेट होते हैं, मेटल कार्बोनेट जो होते हैं वो वहाँ पे क्या बनाएंगे, लवण तो बनाएंगे ही, प्लस वो वाटर बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे। जैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। आज का लेक्चर अगर आप लोगों को समझ में आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इसके बाद हम देखेंगे इसकी और भी प्रॉपर्टीज़। अभी केवल एसिड्स की बात हुई है, आगे बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से प्रिपरेशन करना क्योंकि बोर्ड्स जल्दी आने वाले हैं।